हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर अलाइट में। आज मैं आपको इस वीडियो में इतिहास बताऊंगा। ठीक है, इतिहास का भाग 16। तो जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देन वीडियोस को देखिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों, आज हम देखेंगे इतिहास भाग 16। ये वीडियो मैं बहुत दिनों बाद अपडेट कर रहा हूँ चैनल पे। कुछ प्रॉब्लम्स के कारण और कुछ प्रिपरेशन के कारण जो है मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था। मैं स्टडी मटेरियल तैयार कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो जल्द ही कुछ अच्छा होगा आप लोगों के लिए, जिस कारण से मैं वीडियोस नहीं डाल पा रहा था। तो चलिए आज जो है भाग 16 देखेंगे, जिसके अंतर्गत हम क्या देखेंगे, इतिहास। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ शिवाजी। शिवाजी का हम इतिहास देखेंगे इस पार्ट में। तो चलिए देखते हैं। बात करते हैं अगर हम मराठा। ठीक है, तो मराठों का उत्थान जो कैसे हुआ था, तो 7वीं शताब्दी में मराठों का उत्थान हुआ। वास्तव में दक्षिण भारत में चलने वाले सामाजिक धार्मिक जागरण का परिणाम था। इस क्षेत्र ने अपनी भौगोलिक क्षेत्रता का लाभ मराठों को प्रदान किया। इसके फलस्वरूप कुशल नेतृत्व के निर्देशन में मराठों का उत्थान हो गया। मराठों की अगर बात करते हैं तो मराठे 7वीं सदी में बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा की सेना में कार्य करते थे। उनके पहाड़ी किलों को मराठे ही नियंत्रण करते थे। मतलब जितने भी ये उस समय जो था, बीजापुर था, अहमदनगर था, गोलकुंडा था, तो वहाँ के जो राजा महाराजा थे और उनके जो सेना में जो मराठे लोग काम करते थे, तो वहाँ की जितने भी पहाड़ियाँ रहती थी उसकी जो है किलों की जो है उनको नियंत्रण करते थे, मराठा ही करते थे। ठीक है, अब बात करते हैं, इन मराठों को राजा, नायक, राय आदि की उपाधि भी दी जाती थी। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मराठों को किन उपाधियों से जो है नवाजा जाता था या कौन सी उपाधि दी जाती थी। तो यहाँ पे हो जाता है राजा, नायक और राय, ये 3 उपाधियाँ जो है उनको मेनली दी जाती थी। बीजापुर के अगर शासक की बात करें तो बीजापुर के शासक थे इब्राहिम आदिल शाह ने मराठों को बारगीर के रूप में नियुक्त किया था। उसने अपने लेखा विभाग में भी मराठा ब्राह्मणों की नियुक्ति की थी, यानी कि जो लेखा विभाग था उनका, वहाँ पे जो ब्राह्मण थे, मराठा के अंतर्गत जो ब्राह्मण आते हैं, उनको वहाँ पे उसने नियुक्ति दी थी। ठीक है, तो बीजापुर के शासक कौन थे, इब्राहिम आदिल शाह। कालांतर में मराठा राज्य संघ में ग्वालियर के सिंधिया, नागपुर के घोसले, बड़ौदा के गायकवाड़, इंदौर के होलकर, ठीक है, इंदौर के होलकर तथा पूना के पेशावर सम्मिलित हुए। तो ये सब चीज़ें भी पूछा जाता है कि होलकर कहाँ के थे, तो इंदौर के थे। ठीक है, गायकवाड़ कहाँ के थे, तो बड़ौदा के थे। नागपुर में कौन था, तो घोसले था, है ना, और ग्वालियर में सिंधिया। इस टाइप के क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। बात करते हैं मराठा राज्य के संस्थापक की अगर हम बात करते हैं तो इनमें सबसे प्रमुख नाम आता है शिवाजी का आता है। शिवाजी मराठा राज्य के संस्थापक थे। इनका जन्म 1627 ईस्वी में पूना में हुआ था और इनके पिता का नाम शाहजी था, जो कि बीजापुर राज्य में एक अधिकारी थी। जैसा कि मैंने बताया आपको कि वहाँ पर जो है उनको नियुक्त किया जाता था, तो ऐसे ही वहाँ पर वो एक अधिकारी रहे होंगे और उनके जो बेटे हुए वो शिवाजी हुए 1627 ईस्वी में पूना में। शिवाजी की माता का नाम और पालन पोषण की अगर हम बात करें तो इनकी माता का नाम था जीजाबाई। ठीक, शिवाजी की माता का नाम था जीजाबाई तथा शिवाजी का पालन पोषण जो है दादाजी कोणदेव और गुरु रामदास के संरक्षण में इनका हुआ था। तो क्वेश्चन आता है कि शिवाजी का पालन पोषण किसने किया, या फिर शिवाजी का जो दादाजी का नाम था वो कौन था, तो कोणदेव उनका नाम था और गुरु कौन थे, रामदास जी थे। तो ये क्वेश्चन बनते हैं। शिवाजी का अगर राजनैतिक जीवन की बात करें तो आगे चलकर शिवाजी ने अपने राजनीतिक जीवन का शुभारंभ किया और बीजापुर राज्य की सीमाओं के अंतर्गत पड़ने वाले दुर्गों पर अधिकार कर लिया। यानी कि शिवाजी जो है राजनीतिक जीवन में उन्होंने अपना बहुत अच्छा कार्य किया और बीजापुर राज्य की सीमाओं के अंतर्गत पड़ने वाले दुर्गों पर अधिकार कर लिया। यानी कि वहाँ के जो भी सीमाओं पर थे उनको युद्ध के करके उनको जीत कर वहाँ पर अपना जो है अधिकार जमा लिया। बीजापुर की घटना मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ था। तो बीजापुर के सुल्तान ने अफजल खां के नेतृत्व में 1659 ईस्वी में एक सेना भेजी। ठीक है, शिवाजी ने अफजल खां को मार डाला और बीजापुर की सेना को पराजित कर दिया। तो ये बहुत ही पराक्रमी थे, उन्होंने अफजल खां को मार डाला और उनकी जो सेना थी उसको भी पराजित करके अपना जो है जीत हासिल करी। बीजापुर के बाद शिवाजी में मुगल सम्राट औरंगजेब का सामना किया। औरंगजेब ने सहिस्ता खां के एक दल को शिवाजी का दमन करने के लिए भेजा, लेकिन शिवाजी ने गोरिल्ला युद्ध पद्धति से पूना में विश्राम कर रहे, ठीक है, सहिस्ता खां पर रात्रि में ही हमला कर दिया और इससे सहिस्ता खां का पुत्र मारा गया और सहिस्ता खां भाग गया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिवाजी ने गोरिल्ला युद्ध पद्धति किस लड़ाई में जो है अपना उन्होंने किया था और किसको मारने में उन्होंने उपयोग किया था। तो ये था सहिस्ता खां को मारने में या उसके पुत्र को मारने में गोरिल्ला युद्ध पद्धति का जो है यूज़ किया था।
बात करते हैं सूरत लूट की, तो सूरत में क्या हुआ था कि 1664 ईस्वी में शिवाजी ने सूरत शहर को लूटा था। सूरत शहर से मुगलों को बहुत अधिक राजस्व की प्राप्ति होती थी। तो ठीक है, मुगलों को प्राप्ति होती थी तो इन्होंने सोचा कि सूरत को ही लूट लिया जाए, है ना। तो इससे हो गया। अब पुरंदर की संधि, पुरंदर की संधि की अगर बात करते हैं तो क्रुद्ध होकर, ठीक है, क्रोध में आकर, गुस्से में आकर औरंगजेब ने राजा जय सिंह के नेतृत्व में सेना भेजी, जिससे विवश होकर शिवाजी ने राजा जय सिंह के साथ 1665 में पुरंदर की संधि कर ली। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जाता है कि पुरंदर की संधि जो है किस किस के बीच में हुई थी। तो पुरंदर की संधि जो हुई थी किस किस के बीच में हुई थी, राजा जय सिंह और शिवाजी के बीच में। कब हुई, 1665 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इस संधि के अनुसार शिवाजी ने अपने 35 दुर्गों में से 23 दुर्ग मुगलों को सौंप दिए। कितने, 35 में से 23 दुर्ग जो है मुगलों को सौंप दिए इस पुरंदर की संधि में। औरंगजेब के दरबार में शिवाजी की क्या भूमिका रही वो देखते हैं। जयसिंह के द्वारा सुरक्षा का आश्वासन मिलने के बाद शिवाजी औरंगजेब से मिलने आगरा दरबार में पहुंचे। औरंगजेब ने शिवाजी और उनके पुत्र संभाजी को आगरा नगर के जयपुर भवन में कैद कर दिया। ठीक है, उसने, औरंगजेब ने उसको कैद कर लिया। उनके बेटे जो उनके पुत्र थे संभा, उसको भी और शिवाजी को भी। शिवाजी वहां से भाग निकले और अपने राज्य में पहुंच गए। बेबस होकर औरंगजेब ने उन्हें राजा की उपाधि जो है प्रदान की। ठीक है, बेबस होकर औरंगजेब ने क्या किया, उनको राजा की उपाधि प्रदान की। छत्रपति की उपाधि कैसे मिली, क्या हुई, देखते हैं। 1674 ईस्वी में रायगढ़ में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया और छत्रपति की उपाधि धारण की। कहाँ पे, रायगढ़ में। उन्होंने अपना राज्याभिषेक बनारस के महान पंडित विश्वेश्वर या श्री गंगाधर से करवाया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, राज्याभिषेक किसने किया था उनका। ठीक, तो ये याद रखिएगा। शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। तो देखिए, मैं हर बार बताता हूँ हिस्ट्री में कि राजधानी वाले क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, शिवाजी ने किसको राजधानी बनाई थी, तो रायगढ़ को उन्होंने राजधानी बनाई थी। यहाँ पे उल्टा क्वेश्चन होगा, रायगढ़ राजधानी किसकी थी, तो शिवाजी की। ठीक, कर प्रणाली की बात कर लेते हैं, टैक्स की बात कर लेते हैं। तो शिवाजी के समय में 2 तरह की कर प्रणाली थी, एक थी सरदेशमुखी और दूसरी थी चौथ। ठीक है, सरदेशमुखी की बात कर लेते हैं, ये क्या थी। इस प्रणाली में क्या था, मालगुजारी का 10/1 भाग के बराबर होता था। ठीक है, महाराष्ट्र में पूरे क्षेत्र से भू राजस्व वसूलने वाले अधिकारी को देशमुख कहा जाता था। क्या कहा जाता था, देशमुख कहा जाता था। तथा एक बड़े क्षेत्र के देश प्रमुख को सरदेशमुख कहते थे। ये दोनों पदाधिकारी वंशानुगत होते थे तथा अपने पद को जो है वतन कहते थे। तो इसमें क्या होता था, मालगुजारी कितना होता था, 10/1 भाग होता था। अब शिवाजी की बात करते हैं। तो शिवाजी जो है स्वयं को समस्त महाराष्ट्र का सरदेशमुख कहते थे। तो शिवाजी स्वयं को क्या कहते थे कि पूरे महाराष्ट्र का सरदेशमुख कहते थे शिवाजी अपने आप को। अब बात करते हैं चौथ प्रणाली की, बात कर लेते हैं। इसमें क्या होता था, चौथ मालगुजारी के 1/4 भाग का था। यानी कि अगर 100 किलो अनाज बच रहा है तो 25 किलो जो है हो जाएगा इसकी मालगुजारी। और चौथ के रूप में जो राजस्व देने वाले क्षेत्रों को कभी लूटा नहीं जाता था। यानी कि जो चौथ देते थे उन क्षेत्रों पे कभी भी उनको लूटा नहीं जाएगा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कौन सा मतलब कर प्रणाली थी कि जिसको देने के बाद उन पे लूट नहीं होती थी, उस राज्य में उस जगह पे लूट नहीं होती थी। तो चौथ प्रणाली के थ्रू जो है जिसने उसको दिया है तो लूट नहीं होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अब अगला पॉइंट जो है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा पॉइंट है, ये है शिवाजी के काल में जो मालगुजारी वसूलते थे उन्हें क्या कहा जाता था। तो शिवाजी के काल में जो मालगुजारी वसूलते थे उन्हें पटेल कहा जाता था। क्या कहा जाता था, पटेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अब शिवाजी की मृत्यु की बात करते हैं। तो इनकी मृत्यु हो गई थी 1680 में, शिवाजी की मृत्यु हो गई। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात देख लेते हैं जो कि इनमें से 1-2 क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभार। जैसे कि पहला पॉइंट, शिवाजी का राज्य 16 प्रांतों में विभक्त था। तो क्वेश्चन बन जाएगा कितने प्रांतों में विभक्त था, तो शिवाजी का राज्य 16 प्रांतों में विभक्त था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई मौजा थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी, मौजा थी। तो याद रखिएगा, मौजा ही मौजा। ठीक, तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई मौजा था। मराठों के जिलों को तरफ कहा जाता था। क्या कहा जाता था, मराठों के जिलों को तरफ। केंद्रीय सचिवालय को हुजूर दफ्तर कहा जाता था। पहले देखिए जो मतलब जो साहब होते थे उनको हुजूर आला, हुजूर कहा जाता था। तो भाई केंद्रीय सचिवालय है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात चल रही है, तो हुजूर का दफ्तर होगा वो, बनी सी बात है।
अब शिवाजी की बात करते हैं तो अश्वारोही सेना जो थी वो दो भागों में बटी थी, जिनको कहा जाता था वर्गी और सिल्हेदार। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मराठों को उस वक्त के साहित्य में गनीम अर्थात शत्रु कहा जाता था, यानी कि उस वक्त के जो भी साहित्य वगैरह होते थे उसमें मराठों को क्या कहा जाता था, गनीम। अब गनीम का अर्थ होता है शत्रु। तो क्वेश्चन ऐसा भी पूछा सकता है कि मराठा काल में शत्रु को क्या कहा जाता था, तो गनीम कहा जाता था। तो क्वेश्चन जो है किसी भी तरीके से आपको घुमाया जा सकता है। सूरत बंदरगाह को मुगल काल में मक्का द्वार कहा जाता था। सूरत का जो बंदरगाह था उसको मुगल कालीन में क्या कहा जाता था, कहा जाता था मक्का कहा जाता था। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक था। तो चलिए यहाँ पे जो है शिवाजी की हमने कुछ बातें करी, कुछ इंपॉर्टेंट, मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिए जो कि मेनली क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, पूरी हिस्ट्री हमको ज़्यादा नहीं पढ़नी है। ठीक, जो एग्ज़ाम में आते हैं प्रीलिम्स के थ्रू या एसएससी सीजीएल की बात कर लेते हैं, और जो भी एग्ज़ाम है ऑब्जेक्टिव टाइप उसमें इनमें से ही क्वेश्चन आते हैं, और आप इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर क्वेश्चंस को बना लोगे। ठीक है, तो अब आप लोगों का काम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, इसको क्लिक करें। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहेंगे। और ये हमारा फेसबुक है www.facebook.com/scholarlight, इसको भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और जल्दी यहाँ पे नेक्स्ट और प्रीवियस वीडियो की आप लिंक देख पाएंगे। तो